नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे, जिसमें इसी क्रम में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में नागरिकता अध्याय पढ़ा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे वो हमने देखे। आज हम नया अध्याय शुरू करते हैं, मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। यहाँ पे चीज समझेंगे। अगर प्रश्न इस प्रकार बनता है कि सर्वप्रथम मूल अधिकारों की जो व्याख्या या संभावना प्रकट की गई, तो कब किस रिपोर्ट में जो है प्रकट की गई, प्रस्तुत की गई? नेहरू रिपोर्ट में। ध्यान रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न अगर इस प्रकार बनता है कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है। और कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, तो इसमें जो है निम्नलिखित जो है अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस प्रकार कुल 6 जो है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगर मूल संविधान की बात करें तो उसमें 7 जो है मौलिक अधिकार दिए गए थे। एक संपत्ति का अधिकार को हटाकर जो है उसे वैधानिक जो है अधिकार बना दिया गया है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। इसको समझेंगे। जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो उसकी गारंटी कौन लेगा? राज्य। ठीक है, तो राज्य की गारंटी है नागरिक के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना। आगे देखेंगे, मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए अगर देश में कोई आपातकाल की स्थिति आती है, यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल की स्थिति लगाई जाती है, तो केवल 358, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के अनुसार जो भी प्रावधान किए गए हैं, उन्हीं प्रावधानों के अनुसार मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ध्यान रखेंगे, कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 358 के अंतर्गत और 359 के अंतर्गत। वो भी किस कंडीशन में? जब देश में आपातकाल की स्थिति लगी हो। ध्यान रखेंगे, ठीक है, तभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, अन्यथा कभी नहीं। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। तो न्याय योग्य बोले या फिर वाद योग्य बोले, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय के पास जा सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 7 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की गई। ठीक है, तो ये बात हम सब जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने किस देश से लिए? अमेरिका से लिए हैं, और इसकी समानता अमेरिका के अधिकार बिल से की गई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। ध्यान रखेंगे कि जो है, जो नागरिक हैं भारत के, उनके मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है कौन करता है? न्यायपालिका करती है ना। इसीलिए बोला गया है कि मौलिक अधिकार कैसे हैं? वाद योग्य हैं या फिर न्याय योग्य हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करती है? न्यायपालिका करती है। आगे देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 14
यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद 14 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, यानी कानून जो है सबके लिए समान होगा, और विधियों के समान संरक्षण, और जो है कानून का जो भी संरक्षण दिया जाएगा वो सभी को समान रूप से दिया जाएगा, किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है। आगे देखेंगे। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। जो समानता का अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक, जिसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 5 अनुच्छेद आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक। अब देख लेते हैं कौन कौन सा अनुच्छेद जो है क्या बताता है। तो विधि के समक्ष समता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, यानी कानून सबके लिए समान होगा। धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी जो है व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? ये देखेंगे। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता, यानी कि अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान किया गया है कि लोक नियोजन के विषय में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 16 ये कहता है। अनुच्छेद 17 बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। ध्यान रखेंगे, अस्पृश्यता हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, छुआछूत की ये जो बुराइयां हैं, ठीक है, इसका अंत करने के लिए कौन सा अनुच्छेद रखा गया है? अनुच्छेद 17। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 18। देखिए उपाधियों का अंत। देखिए किसी भी जो है विशेष उपाधि, मान लीजिए कोई देश किसी विशेष व्यक्ति को कोई उपाधि देता है, तो वो जो है सरकार की अनुमति के बिना वो उपाधि नहीं धारण कर सकते। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 18 में दिया गया है। तो अगर बात करें कि उपाधियों का अंत का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अगर आप बात करेंगे, समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। ठीक है, 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है? 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में 19(1), 19(2), 19(3) ऐसे करके जो है छह प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं इसमें, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब अनुच्छेद 19(1) या क में क्या प्रावधान किया गया है ये देख लेंगे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। देखिए मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार आता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 19 क्या करता है, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न अगर इस प्रकार आता है कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जो है उसका प्रावधान कौन करता है? तो अनुच्छेद 19 क्या ही करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे देखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 क में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित किया गया है। अगर सूचना के अधिकार की बात करी जाए तो भी ये किसके अंतर्गत आता है? 19 क के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करिए, या फिर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की बात करें, या फिर सूचना के अधिकार की बात करें, तो ये किस में आता है? 19 क में आता है, और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में माना जाएगा सूचना के अधिकार को। ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये तीनों प्रकार के जो अधिकार हैं ये 19 क में आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 ख की बात की जाएगी। 19(1) के ख में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। मान लीजिए कोई सम्मेलन करना है, ठीक है, और वो शांतिपूर्वक है, तो आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। ये किस में बोला गया है? अनुच्छेद 19 ख में। 19(1) के ग में संगम या संघ
बनाने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए कोई संघ बनाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, उसकी भी स्वतंत्रता किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 11 में। ठीक है, तो अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता किसमें है? 19 के ख में। संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें है? 19 के ग में। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। मान लीजिए आप पूरे भारत में घूमना चाहते हैं तो आप कहीं भी स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता किसमें दी गई है? 19 घ में। ठीक है, आगे देखेंगे 19 के ड़य के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता है। तो 19 के ड़य में क्या है? आप जो है कहीं भी निवास करते हैं भारत में, इसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, 1(6) के तहत कोई वृत्ति या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। कारोबार करने की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 1 के 6। इस प्रकार कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं 19 में। ठीक है, तो 19 के क में जो है आपको वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता है और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है। और कहीं शांतिपूर्वक अगर आप सम्मेलन करना चाहते हैं तो ये अधिकार आपको 19 ख में मिलता है, 19 ख में। और आप संघ बनाना चाहते हैं तो 19 ग में स्वतंत्रता है। और भारत के कहीं भी जो है सर्वत्र आबाद संचरण करना चाहते हैं यानी घूमना चाहते हैं तो 19 घ में बात की गई है। और कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता या बस जाने की स्वतंत्रता किसमें है? 19 ड़ में है। और कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता 19 6 में। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? 19 6 में। ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? 19 ग में। इस प्रकार ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 1(6) का लोप कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब 1(6) हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं 1(क) से लेकर 1(6) तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे ऊपर वाले जो भी दिए गए हैं। आगे देखेंगे अनुच्छेद 20 की बात करेंगे। अनुच्छेद 20 में क्या प्रावधान किए गए हैं? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में क्या प्रावधान किए गए हैं? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। यानी अगर मान लीजिए कोई अपराधी है तो दोष सिद्धि के संबंध में जो है सरकार की तरफ से संरक्षण दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 में। इसी प्रकार प्रश्न आएगा आपके पास, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 21 क में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। तो शिक्षा के अधिकार जो है ये से संबंधित प्रावधान किस में है? 21 क में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। देखिए पहला तो है अनुच्छेद 20, इसको समझेंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22। देखिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण की बात की गई। मान लीजिए कोई अपराधी माना गया है, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, उसके लिए संरक्षण कौन देगी? सरकार देगी, अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रावधान किया गया। मान लीजिए कि आपको जो है अपराधी माना गया है और उसको जो है गिरफ्तारी जो है आपकी होनी है या किसी की होनी है जो अपराधी है, उसमें भी संरक्षण दिया जाएगा गिरफ्तारी के संरक्षण में। ये गिरफ्तारी के संरक्षण की सरकार की तरफ से जो है ये प्रावधान किया गया, ये अधिकार है हमारा। ठीक है, नागरिकता का अधिकार है, नागरिकता में अनुच्छेद 22 में। तो ध्यान रखेंगे अगर बात की जाती है गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में? 22 में। और अपराध या दोष सिद्धि के संबंध में कौन से अनुच्छेद में? 20 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 क्या कहता है?
14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखाने, खनन इत्यादि पर संकटमय क्षेत्रों में नियोजन का निषिद्ध करता है। देखिए, अनुच्छेद 24 और 23 जो है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 23। अब अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखानों में या खनन, ऐसी जगह में जहां उनके जो है स्वास्थ्य से अनुकूल वातावरण ना हो, वहां पे काम करने के लिए जो है निषिद्ध किया गया है। ठीक है? यानी कि वो एक अपराध माना गया है, तो रोका गया है अनुच्छेद 24 में। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है? यानी कि जिसे बोलते हैं, जो बाल होता है, मतलब बालकों के जो अधिकार होते हैं बच्चों के, उनके अधिकारों की बात की गई है कि किसी ऐसी जगह में जहां उनके जो है स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, जैसे कारखाने या खनन इत्यादि में काम करना जो है निषिद्ध किया गया है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 की बात करेंगे। मानव के दुर्व्यापार, यानी कि जिसे बोलते हैं मानव ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे बोलते हैं, यानी कि मानवों का जो है व्यापार करना, यानी बेचना उनको, और बलात्श्रम यानी उनको गुलाम बना के जो है कार्य करवाना, इसके लिए जो है प्रतिषेध का नियंत्रण किया गया है अनुच्छेद 23 में। ठीक है? ध्यान रखेंगे। तो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, या फिर आप बोल देंगे गुलाम जैसी जो स्थिति होती है, ये किसमें? अनुच्छेद 23 में। ठीक है? अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 23 ध्यान रखेंगे दोनों। ठीक है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार, भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता किसमें? अनुच्छेद 17 में है। तो जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1955, उसमें जो है जो अस्पृश्यता या छुआछूत है, उसको जो है दंडनीय अपराध माना गया है। ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी देश भ्रमण भी नहीं थे। तो अनुच्छेद 21 में जो है जो दैहिक स्वतंत्रता है, उसमें एक चीज और जो है निहित की गई है, विदेश भ्रमण, यानी कहीं भी आप स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 21 में बताया गया है, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता में। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित किया गया। देखो, बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो है प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि जो जीवन साथी चुनने की जो अधिकार है, जो जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है, वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है? यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता है इसमें। तो आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। ये भी क्या है? जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, अर्थात अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है? आगे देखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो भी जो है किसमें शामिल कर दिया गया है? अनुच्छेद 21 में शामिल कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे। ठीक है? और कौन से केस में? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 1993 में आया था ये। तो इसमें जो है शिक्षा का जो अधिकार है उसको भी किसमें शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है? यानी कि जीवन जीने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार भी कैसा माना जाएगा? जीवन जीने का अधिकार। अगर प्रश्न जो है कई प्रकार से बन सकता है कि मान लीजिए कि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। ठीक है? या शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है? तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में। ठीक है? तो अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25, जिसमें सिखों को कृपाण धारण करने पर रखने का अधिकार है। ठीक है? तो जो सिख हैं उनको कृपाण धारण करने का अधिकार है, क्योंकि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है? ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता संबंधित है। ठीक है? इसको समझेंगे। जो 25 और 26 हैं, ये दोनों किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 26 ये कहता है कि आप अपने हिसाब से धार्मिक अपने कार्यों के हिसाब से किसी भी चीज़ की प्रबंध करना चाहते हैं,
आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, ठीक। तो 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की जो है स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। ठीक है, और अपने जो है किसी भी धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 25 में। 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आगे देखेंगे, जबकि अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से, 29 है वो क्या करता है, जो अल्पसंख्यक है उनके हितों के संरक्षण का प्रावधान करता है। तो प्रश्न अगर इस प्रकार बनता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 29 करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित, जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। तो ये अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 30 देता है। प्रश्न अगर इस प्रकार बनता है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थाओं और प्रशासन का जो स्वतंत्रता का अधिकार है या उनको प्रबंध जो है स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 30 में। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, ये जो संपत्ति का अधिकार था, 7वां अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 कै के तहत, ध्यान रखेंगे, विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। मूल जो संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां जो है जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। उसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ध्यान रखना। और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है, 300 कै में। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। 300 कै में जोड़ दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न अगर इस प्रकार आता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32 में। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे। देखिए, तो अनुच्छेद 32 है उसमें प्रावधान किया गया है, उच्च न्यायालयों को कुछ शक्तियां दी गई हैं जिसे हम रिट कहते हैं। ठीक है, और ये रिट किस लिए बनाई गई है, जो मौलिक अधिकार है उनके न्यायिक संरक्षण के लिए बनाई गई है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, तो अनुच्छेद 32 करता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय को तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट दायर करने की शक्ति दी गई है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट दायर करने की शक्ति दी गई है मौलिक अधिकारों के संरक्षण की। दोनों चीज याद रखेंगे। अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो रिट की शक्ति दी गई है, कौन से अनुच्छेद में दी गई है, 32 में। और उच्च न्यायालय को, जो हाई कोर्ट है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है जो राज्य में होते हैं, वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है रिट की शक्ति, 226 में। दोनों आर्टिकल याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 वो उच्चतम न्यायालय के लिए है और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के लिए है। और किस कारण, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए दी गई है। इसीलिए जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मौलिक जो ये अनुच्छेद 32 है या ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। अभी हमने बात करी ना कि उच्चतम न्यायालय को तो आदेश जारी करने की या रिट जारी करने की शक्ति 32 में दी गई है और उच्च न्यायालय को 226 में दी गई है। तो जो आदेश जारी करने की शक्ति है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, रिट कह देते हैं या प्रादेश कह देते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कितने प्रकार की रिट है। ठीक है,
देखिए अब रिट पढ़ लेते हैं। 5 प्रकार की रिट जो है दी गई है उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है अधिकार परीक्षा लेख और पांचवी है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट जो है की शक्ति उच्चतम न्यायालय को दी गई है या उच्च न्यायालय को दी गई है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है। देखिए इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। देखिए मान लीजिए किसी कारणवश जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय ये आदेश देता है कि उसको जो है व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है तो उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। और अगर आपने गैर कानूनी तरीके से या असंतोषजनक तरीके से जो है उसको गिरफ्तार किया गया है तो इस जो है बंदी को छोड़ने का आदेश भी न्यायालय दे सकता है। इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, यानी कि जो बंदी बनाया गया है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये आदेश कौन दे सकता है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। आगे देखेंगे परमादेश। परमादेश क्या कहता है, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, ध्यान रखेंगे, अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। मान लीजिए कोई पदाधिकारी है, ठीक है, वो जो है अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, यानी अपना कार्य नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, ठीक है, और इस कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है परमादेश रिट या आदेश जारी करके उस पदाधिकारी को ये आदेश दे सकता है कि आप जो है अपने जो संवैधानिक दायित्व हैं या जो आपके कानूनी कार्य हैं उनको करो। ठीक है, सिंपल सी भाषा में ये है। तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय आदेश जारी कर सकता है उस पदाधिकारी के लिए जो अपने कानूनी या संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है। इसे ही परमादेश कहते हैं, यानी परम का आदेश है, ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का आदेश है। प्रतिषेध के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई निचली अदालत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करता है। इसको समझेंगे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए मान लीजिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से कोई निचली अदालत है, ठीक है, और वो जो है ऐसे मुद्दों पर सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ये आदेश जारी कर सकते हैं कि आप जो है ये जो सुनवाई कर रहे हैं इस मुकदमे को ऊपर भेजो, यानी उच्च न्यायालय में भेजो या सर्वोच्च न्यायालय में भेजो, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये आदेश जारी कर सकते हैं। इसी जो है आदेश को या रिट को प्रतिषेध कहते हैं, यानी कि आप प्रतिषेध है, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रतिषेध वाली रिट है ये जो है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा केवल अपनी निचली अदालतों को भेजी जाती है, दायर की जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कोई पदाधिकारी है, परमादेश में क्या होता है, कोई पदाधिकारी है उसको आदेश देता है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय, और प्रतिषेध में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी निचली अदालत को आदेश देता है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मुकदमों की सुनवाई को आप जो है नहीं कर सकते, इसको ऊपरी अदालत में है जारी करो या भेजो। अब बात करते हैं अधिकार परीक्षा लेख की। देखिए अधिकार परीक्षा लेख क्या कहता है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। देखिए अधिकार परीक्षा लेख का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, यानी कि वो उस पद पे कार्य करने के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार परीक्षा लेख आदेश जारी करके उस पद से कार्य करने से रोक सकते हैं। सीधा सीधा मतलब ये होता है, इसे बोलते हैं अधिकार परीक्षा लेख, यानी कि आप जो है इस पद में कार्य करने का अधिकार आपका नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं। आगे देखेंगे। उत्प्रेषण, ये उत्प्रेषण
जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई निचली अदालत है या कोई सरकारी अधिकारी है, वो बिना अधिकार के कार्य कर रहा है, ठीक है। वो भी यहाँ पे क्या होता है, तो न्यायालय जो है ये उत्प्रेषण की रीट जारी करके जो है उसके समक्ष जो विचाराधीन मामला चल रहा है तो जो है उत्प्रेषण का जो रिट है वो आदेश जारी करके जो ऊपर वाली अदालत है या कोई ऊपरी अधिकारी है उसको हस्तांतरित करने के लिए कहता है, ठीक है। क्योंकि उसका अधिकार नहीं है वो, ठीक है, उसमें जो है कार्य करने का, इसे कहते हैं उत्प्रेषण, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रिट हैं, ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षालेख और उत्प्रेषण। ठीक है, तो हमने ये समझा कि इसमें क्या क्या दिया गया है। आगे देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझ। मान लीजिए देश में जो है आपातकाल की स्थिति लग गई है, यानी अनुच्छेद 352 लगाया गया है, आपातकाल की स्थिति है। आपातकाल की स्थिति कब लगती है? या तो युद्ध हो रहा है या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की स्थिति लगती है। तो जो अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मूल अधिकार है, जो 6 मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 में, वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे, क्योंकि ये अनुच्छेद 358 में इसकी जो है प्रावधान किया गया है। 358 में ये प्रावधान किया गया है, अगर देश में आपातकाल की स्थिति लगती है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए सारे मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। प्रश्न अगर इस प्रकार बनता है, आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार सारे समाप्त हो जाते हैं, यानी वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, सूचना का अधिकार समाप्त हो जाता है, जो है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है, कहीं भी संचरण करने की स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो जो 6 प्रकार के अधिकार हैं 19 के अंतर्गत आते हैं, वो सारे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऐसा प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 358 में। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कब समाप्त होते हैं? केवल आपातकाल की स्थिति में, यानी 352 लगने की स्थिति। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद 359 के तहत है, ध्यान रखेंगे। देखिए आपातकाल की स्थिति लग गई है, ठीक है, तो 2 अनुच्छेद ऐसे हैं, अनुच्छेद 358 और 359 में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि इनके अनुसार किन मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 का जो मूल अधिकार है वो 358 में दिया गया है कि वही समाप्त हो जाएगा स्वतः ही अगर आपातकाल की स्थिति। और अनुच्छेद 20 और 21 क्या कहता है? अपराध से दोष सिद्धि के संरक्षण की बात करता है 20, और 21 जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इन दोनों मूल अधिकार को केवल और केवल कौन समाप्त कर सकता है? राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आपातकाल की स्थिति लगी है तो अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकार का निलंबन केवल राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न अगर इस प्रकार बनता है कि आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 तो छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। यानी 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे। अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, यानी 20 अपराध दोष सिद्धि का संरक्षण और दैहिक स्वतंत्रता, ये किसी भी कारणवश कभी समाप्त नहीं होंगे। बाकी मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। और इसकी व्याख्या किसमें की गई है? अनुच्छेद 359 में, ठीक है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 20 यानी अपराध से दोष सिद्धि का संरक्षण और अनुच्छेद 21 यानी दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता किसी भी कारणवश से निलंबित नहीं की जा सकती, ठीक है। 19 तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी जब आपातकाल की स्थिति लगेगी, और 20 और 21 को छोड़कर अन्य जितने मूल अधिकार हैं वो राष्ट्रपति ही समाप्त कर सकता है, लेकिन केवल आपातकाल की स्थिति में। परंतु किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार कभी समाप्त नहीं होते। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह माफी चाहूंगा अभी निर्धारित किया है कि
मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता। देखिए, ये जो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य है, इसमें ये बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया गया है कि मृत्युदंड का जो वैकल्पिक दंड है वो अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करेगा। यानी मान लीजिए अगर मृत्युदंड दिया गया है तो उससे ना तो 14 का हनन हो रहा है, ना 19 का हनन हो रहा है, ना 21 का हनन होगा और ये संवैधानिक माना जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये बोला गया है। 14 में क्या है? वह विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण दिया गया। 19 में वाक या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है और 21 में दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखेंगे। तो आज हमने ये व्याख्या देखी मूल अधिकारों से संबंधित, और कल हम इसके जो है वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं वो करेंगे। तो आज के लिए यहीं रखते हैं। धन्यवाद।